सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ पंच के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आमना खटाना। नाजरीन, 26वीं आईनी तरमीम तकरीबन हम देखते रहे कि एक माह हुकूमत के लिए दर्द सर बनी रही थी, बड़ा इम्तिहान थी। और अभी 26 ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है, इससे मुतालिक हम देख रहे हैं ना तो अभी इम्प्लीमेंटेशन वाले मामलात अभी पूरी तरह हुए हैं और कानूनी और आइनी अबहाम दूर नहीं हुए कि 27वीं आइनी तरमीम की अब बाज़गश्त सुनाई देने लगी है। बल्कि खबरें तो ये भी आ रही हैं कि गुज़श्ता रोज़ यानी छुट्टी वाले दिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की होने वाली मुलाकात में 27वीं आइनी तरमीम लाने पर इत्तफाक हो गया है। लेकिन हमने देखा कि मौलाना फजल रहमान, जिसकी हिमायत के बगैर हुकूमत का 26वीं आइनी तरमीम का ख्वाब ही रह जाता, जब उनसे 27वीं तरमीम से मुतालिक सवाल पूछा गया तो उन्होंने कैटेगोरिकली ये कह दिया है कि अगर 27वीं आइनी तरमीम लाई गई तो भरपूर मज़ाहमत की जाएगी। बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने एक और डिमांड अगेन रख दी है कि जी ये हुकूमत दोबारा इलेक्शन करवाए और मुस्ताफ़ी हो। इसके अलावा MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा और रुकने कौमी असम्बली फारूक सत्तार चंद रोज़ कबल 27वीं आइनी तरमीम का इंदिया देते हुए उन्होंने कहा कि 27वीं आइनी तरमीम से मुतालिक ना सिर्फ इत्तफाक हो चुका है बल्कि मुस्लिम लीग नून के साथ हमारा तहरीरी मुआहदा भी हुआ है। राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि 27वीं तरमीम में जो कुछ होगा वो मुतफ़िका तौर पर होगा, इनफरादी कुछ नहीं होगा। जबकि पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी, जो कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि 27वीं आइनी तरमीम कब आएगी ये पता नहीं, लेकिन आएगी ज़रूर। अब इससे बहुत सारे सवालात खड़े हो चुके हैं। 27वीं आइनी तरमीम लाने की ज़रूरत हुकूमत को क्यों पेश आ रही है, इसका मकसद क्या है, इसके पीछे क्या इंटेंट है। 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से तो हम देख रहे थे स्पेसिफिकली जिस तरह से जुडिशरी में जो मामलात थे, जो चेंजेस लानी थी वो लाई गई। क्या अब 27वीं आइनी तरमीम में क्या होंगे, इसके पॉइंट्स क्या हो सकते हैं मुमकिन तौर पर। साथ ही साथ 27वीं आइनी तरमीम के लिए भी हुकूमत को वैसी ही सख्त किस्म की मशक करनी पड़ेगी जो 26वीं आइनी तरमीम के लिए कोशिशें दरकार थीं। और साथ ही साथ जो जिस तरह से अब JUIFA ये कह रही है, क्या JUIFA अगेन इसमें भी अपनी कंसेंसस 11th आवर पे दे देगी। और साथ ही साथ सिंध में जो बल्दियाती निज़ाम है, फ़ंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से भी कुछ चीज़ें इस हवाले से सामने आ रही हैं कि 27वीं तरमीम का हिस्सा होंगी। तो किस तरह से हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो इसको देख रहे हैं। मिलिट्री कोर्ट्स की भी बातें हो रही हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आ रहे हैं, आपकी नज़र से गुजरा हो कि डिस्कशन जो अभी हो रही है मामलात, ये 27वीं आइनी तरमीम जो सवालात मैंने सामने रखे हैं, मैं चाहूँगी कि आप इसको मुख्तसरन ज़रा इसको कर दें एड्रेस। आपने डिटेल में दे दिया है, मैं मुख्तसर बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है। अच्छा, मसला कहने का ये है कि 27वीं आइनी तरमीम की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 26वीं आइनी तरमीम में कुछ चीज़ें रह गई थी तो उनको शामिल करना था, तो इसलिए 27वीं तरमीम ला रहे हैं। अच्छा, अगर 27वीं तरमीम में 26वीं तरमीम में कुछ रह गया था तो कौन सा इतना माहौल इतने जल्दी चेंज हो गया है, हालात चेंज हो गए हैं। 26वीं तरमीम इम्प्लीमेंट हो चुकी है मुकम्मल तौर पर, मासवा एक फ़ैसले के, जो कि खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बनी और उसने एक चीफ़ जस्टिस जो है बनाया। लेकिन बाकी जितने भी फ़ैसले हैं वो तो अभी यहाँ तक कि आप देख लें कि जी जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल यानी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ऑफ पाकिस्तान की नोटिफिकेशन होनी है, वज़ारत क़ानून अभी तक नहीं कर सकी, जबकि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, सब चीज़ तय है, 26वीं तरमीम आ चुकी है। अच्छा, दूसरे और भी हैं कि जब आइनी बेंच नहीं बनेगा तो फिर आइनी केसेस का क्या होगा। अब मैटर ये है कि जब आप 26वीं तरमीम अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं कर सके तो 27वीं तरमीम के ऊपर बातचीत क्यों जारी है। तो उसकी वजूहात जो सामने नज़र आती है, फ़र्ज़ कीजिए अगर कुछ चीज़ें थीं जो 26वीं तरमीम में नहीं दी, आपने 27वीं में देनी है तो वो 26वीं में दे देते हैं। माहौल तो वही है, वोटर्स तो वही है, लोग तो वही हैं, मसलन जो पार्लियामेंट में अफराद हैं वही हैं, तो क्या ये इसको 27वीं में लाना ज़रूरी था। तो अब जबकि एक चीज़ देखी जा रही है कि 26वीं आइनी तरमीम जो बनाई गई उसमें कई फ्लॉज हैं, बहुत सारे नुकाइस हैं, नुकात की कमी है, जिसका इशारा पाकिस्तान के अहम तरीन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स दे रहे हैं। और अफसोस की बात है, कल ही मुझे पता चला कि पाकिस्तान की इतनी अहम अदालती इस्लाहात को बनाने वाले जो 5, उनमें से 4 अफराद, मैं नहीं कह रहा, बहुत अहम तरीन आइनी माहिरीन ये कह रहे हैं
कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ही नहीं है। अब आप बताइए, पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम लाई गई जो बहुत ही अहम तरीन थी, बहुत ही हसास मौके पे लाई गई, टाइमिंग की बात की गई, बहुत से मैटर्स था, अदालती इस्लाहात था बहुत बड़ा। उस 26वीं तरमीम को लाने वाले, लिखने वाले जो राइटर्स हैं, जिन्होंने बनाया है, उनमें से 5 में से 4 तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ही नहीं है, और एक जो है वो थोड़े बहुत हैं। तो उसका नतीजा ये हुआ कि वो ड्राफ्ट किसी को नहीं दिखाया गया, बस साइन कर दो, बस साइन कर दो। इसीलिए अब जब वो ड्राफ्ट सामने आया है तो बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स, हम जैसे तालिब इल्म भी ये सवाल उठा रहे हैं कि 26वीं तरमीम में तो बहुत से नकाइस हैं। तो इसका मतलब ये है कि 26वीं तरमीम की इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको 27वीं तरमीम की जो वो नकाइस हैं उसको दूर करना पड़ेगा, और वो उसी सूरत में हो सकता है जब आप 27वीं तरमीम जो नकाइस है 26वीं तरमीम में, वो 27वीं तरमीम पे लाकर उसको ख़त्म किया जाए। तो 2 स्कूल ऑफ थॉट सामने आ गए। एक तो ये कि कुछ नई चीज़ आ रही है, तो नई चीज़ अगर आ रही है तो 26वीं क्यों नहीं थी, माहौल तो वही है। और अगर 27वीं लाई जा रही है इसलिए कि जनाब आली 26 में बहुत नकाइस है, तो फिर क्यों ऐसे लोगों से ये ड्राफ्ट बनाया गया, क्यों ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो है वो ड्राफ्ट में शामिल हो। मैं नाम ले लेता हूँ, मुझे जो नाम दिया गया है, और वो नाम ये है कि 26वीं आईनी तरमीम बनाने में गौहर खान PTI के जो हैं वो शामिल थे। अच्छा, मिनिस्टर जो हैं वो शामिल थे जनाब आपके इसके हुकूमत की तरफ से, यानी एलन की तरफ से। उसके बाद आपके अटॉर्नी जनरल शामिल थे, उस्मान साहब, जो कि आपके हुकूमत की तरफ से थे। और इसके अलावा जो हैं वो मुर्तज़ा वहाब थे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, और कामिल मुर्तज़ा साहब जो हैं वो कामरान मुर्तज़ा साहब जो हैं वो JUI। अब मैं नहीं कह रहा, 4 बड़े पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जो जिनकी क्वालिफिकेशन ही सब्जेक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो पाकिस्तान के अहम तरीन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को करते रहे, उनका ये सवाल है। मुझसे ये सवाल किया गया, मैं आपसे कर रहा हूँ कि जब पाकिस्तान की अहम तरीन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उन लोगों से कराई जाएगी जो सतही तौर पर एक लॉयर हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशन से कोई उनकी एक्सपर्टीज नहीं है, आईनी तो माहिर नहीं है। तरमीम में जो नकाइस आ रहे हैं, और अब मीडिया में हर जगह इन चीज़ों को चैलेंज किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि क्या होगा जजेस का, क्या होगा पेंडेंसी का कमीशन कैसे बनेगा, ये जो आपके जजेस कम हुए तो ये पेंडेंसी का केस कैसे होगा, आईनी पैकेज कैसे होगा, कमीशन किस तरह आएगा, नाम कैसे होंगे, केसेस कौन, बहुत सूबों में जो मौजूद करारदाद है उनका क्या होगा। तो वो बहुत सारे जो मसाइल है। मेरी अपनी राय है, मैं समझता हूँ कि 27वीं तरमीम में ज़रूर कुछ ना कुछ नई चीज़ें लाएंगे ताकि अपना फेस सेविंग करें, लेकिन असल जो मैटर है वो ये है कि 26वीं तरमीम जो कि आए हुए इतने अरसा हो गया है, अब आप देख लें कि एक कमीशन का नोटिफिकेशन नहीं हो सका। तो कमीशन का जब नोटिफिकेशन नहीं होगा, जो सबसे अहम मसला आईनी बेंच है जिससे हुकूमत को मसलन तक़वियत है कि इसके आ जाने के बाद उसको कोई ख़तरा नहीं है, तो वो आईनी बेंच उस वक्त बनेगा जब आप कमीशन का नोटिफिकेशन करेंगे कि अपराध आएंगे, उसकी मीटिंग होगी, फिर वो। और आईनी बेंच, हम पहले ही आपके सामने भी कह रहे थे कि आईनी बेंच और आईनी अदालत बहुत फर्क है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, वरना मैं टेक्निकली बहुत कुछ बता सकता हूँ कि ये आईनी बेंच लाकर इन्होंने अपने लिए खुद मसाइल पैदा किए हैं, क्योंकि उसको जस्टिफाई करने के लिए इनके पास कानूनी नुकात नहीं है। अगर ये आईनी अदालत ले आते तो बहुत से मामलात खुद ब खुद क्लियर हो जाते और मेरा ख्याल है हुकूमत के लिए आसानी होती। एहतशाम साहब, अब जिन नकाइस की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, जो वो कह रहे हैं कि मे बी इस तरह का एक सिनेरियो हो सकता है कि 26वीं आईनी तरमीम में जो नकाइस सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए 27वीं आईनी तरमीम में ठीक है। जब बैरिस्टर अकील साहब जो कि PMLN को रिप्रेजेंट करें, वो भी एक प्रोग्राम में ये कह रहे थे कि कुछ नकाइस रह गए हैं जिनको 27वीं आईनी तरमीम में दुरुस्त करके वो पेश किया जाएगा। ये मसला सिर्फ यहाँ तक है या फिर कामरान मुर्तज़ा साहब JUI के वो ये कह रहे हैं कि जिन चीज़ों पे हम नहीं मान रहे थे 26वीं आईनी तरमीम को लेके, अब वो 27वीं आईनी तरमीम में आ रही है, इसलिए रेजिस्टेंस आ रही है मौलाना साहब की इस बार? हमने अपने इंटरव्यू में आपने कहा था कि 1 महीना 1.5 महीना लगा, कितनी मुश्किलों से 26वीं आईनी तरमीम मंजूर की गई और फ़ौरन अब 27वीं तरमीम की बात हो रही है। तो मुझे मुनीर न्याजी का वो शेर याद आ रहा है कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा।
तो हुकूमत को अब तो समझ नहीं आ रही कि भई इतनी जल्दी जल्दी क्या, सिवाय इसके कि ये जो अब बार बार बात की जा रही है कि जी 26वीं आइनी तरमीम में बहुत सारी पेचीदगियाँ रह गई हैं, जिसका बड़े अच्छे तरीके से दानिश ने भी जिक्र किया। वो भी सही बता रहे हैं कि हुआ क्या और कैसे होना चाहिए था। अदालत बन जाती तो मेरा ख्याल है ये इशूज़ ना होते। अब देखिए, दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह तौर पे आमना हुई हैं। अब ये बात माननी पड़ेगी कि मौलाना फजल रहमान ने जहाँ पीटीआई को राज़ी किया, वहाँ पे हुकूमत को भी राज़ी किया। अब देखें ना, ये बात तो माननी पड़ेगी कि पीटीआई का और मौलाना का मसवदा जो है ना, उसको ही माना गया, उसके मुताबिक ये सब कुछ किया गया। ये अलग बात है कि मौलाना साहब आज भी शिकायत कर रहे हैं कि वो आपने वोट क्यों नहीं डाला। वो कहते हैं अगर वोट किया होता तो शायद ये आइनी तरमीम ना होती। वोट तो वैसे उन्होंने खुद भी डाला है। अब वो लोगों को कह रहे हैं कि जी जिस तरीके से असद कैसर मिलने की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि आप जिम्मेदार आदमी मेरे सामने ला के बिठाइएगा, मैं आपसे बात करूँगा। आप फैसले करते हैं और चीज़ें तय करते हैं, उसके बाद बैकआउट कर जाते हैं। देखिए हम ना, अब इस सूरत हाल इस वक्त यह है कि हुकूमत ने जिस तरह डेस्परेशन में ये फैसले किए, हुकूमत ये समझती थी और आज भी शायद समझती है कि जी अदालती माशाल्लाह लगा हुआ है मुल्क में, और जिस तरीके से अदलिया के जज जो है ना, वो अदलिया की आज़ादी के नाम पे अपनी आज़ादी जो है ना वो मांग रहे हैं, और इसी तरह से मईशत के वो फैसले करते हैं, इंतज़ामी इख्तियारात उन्होंने संभाल लिए हैं, लिहाजा वो कहते हैं सब कुछ नहीं चल सकता। लेकिन आपने देखा जिस अंदाज से या अफरीदी साहब आए हैं, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से कई हवालों से मेरा ख्याल है हुकूमत को मायूस भी किया होगा। अब ये जो कमेटी थी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, जिसमें से मंसूर साहब को और मुनीब साहब को अलहदा किया गया था, आज देखने पहला काम ही उन्होंने कल ये किया था याहिया साहब ने कि उनको वापस ले लिया। अब मेरी इत्तला ये खबर ये है कि हमना के कल एक प्राइवेट मेंबर में ये हुकूमत की तरफ से दो बंदे, बैरिस्टर अकील या दानियाल चौधरी, एक बिल पेश करेंगे जिसमें वो ये जजों की तादाद जो है ना वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में 3 से 5 करने की बात करेंगे, जिसमें जमाल बंदुखेल और अपने अमीन अहमद ख़ान को शामिल करने की बात। अगेन यहाँ पे भी फेयर फैक्टर है कि पता नहीं क्या फ़ैसले करेंगे, क्या होगा। आज फुल कोर्ट जो हुआ उसमें कहा जाता है कि जी बहुत सारी बातें की गई और गिले शिकवे भी हो, और 2 दिसंबर को दोबारा परफॉर्मेंस पे बात होगी जजों की। अभी सूरत हाल हमना इस वक्त यह है कि हुकूमत ये कर तो रही है, लेकिन जितनी जल्दबाजी में किया गया या जो भी कहें, जिस तरीके से मौलाना साहब से इनसे बातें मनवा दी। अब 2 चीज़ें जिक्र तो हो गए, एक का जिक्र तो अभी दानिश भी कर रहे थे कि ये जो चाह रहे थे कि मिलिट्री कोर्ट्स का मामला, मिलिट्री कोर्ट्स तो हमना ये आनी है, ये फोरग्राउंड कंक्लूजन है कि इसको लेके आएंगे, इसके बाद बात बनेगी नहीं। और दूसरा, ये जो जजों की रोटेशन के बारे में बात थी हाई कोर्ट्स के, जिसको मौलाना फजल रहमान साहब ने रजिस्ट किया था, ये दोनों चीज़ें नहीं होने दी थी कि, और अंदर से तलात आ रही है कि मौलाना साहब ने कहा था यार फॉर द टाइम बीइंग ये कर लें दें, मुझे ऑन बोर्ड लेने दें पीटीआई को, उसके बाद ये चीज़ें हो जाएंगी। अब ये रह गई हैं चीज़ें दोनों, अब ये दोनों रह गई हैं तो इनको लग रहा है कि जी बहुत सारा मसला जो हल होना चाहिए तो नहीं हुआ, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, उसके बाद फिर ये आगे मामलात कैसे चलेंगे, इसको देखने के लिए हुकूमत जो है ना वो बहुत कुछ करना चाहती है। अब फजल रहमान साहब का जो रोल है वो तो मैं देख रहा हूँ दोनों तरफ खेल रहे हैं। एक तरफ वो कहते हैं जी सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं 27वीं होने दूंगी, और कल जो मीटिंग हुई है वहाँ पे सुना है कि बिलावल भुट्टो ने लाहौर में यही बताया कि मौलाना साहब हमारे साथ हैं और इंशाल्लाह हम करवा के देखेंगे। वो ये कह रहे हैं, लेकिन चल रही है। असल मसला है आमना कि ये 2027 का सिनेरियो ज़हन में रखे। अभी अगले इलेक्शन में बहुत सारी उम्मीदें बिलावल को भी दिखाई जा रही हैं, और जिस बिल्कुल ऐसे ही, इसलिए वो हमें काफी एक्टिव दिखाई दिए ना बनाए इन मशकों में, जो सबको मनाने में सब। वो और दूसरा फजल रहमान साहब भी चाहते हैं कि अगले सेटअप में जो कुछ भी होना है वो उनका हिस्सा जरूर होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है ये अब डेस्परेशन का आलम है, हुकूमत भी बहुत सारी चीज़ें चाहती है अपने हिसाब से हो जाए, लेकिन शायद या अफरीदी के आने के बाद इतनी स्मूथ सेलिंग नहीं होगी ना, इसलिए ये बात, ये तो वक्त बताएगा। चले मैं जुल्फिकार साहब की जानिब चाहूंगी, मैं वक्त बचाते हुए जुल्फिकार साहब बात हो रही है। ठीक जुल्फिकार साहब, आपको भी ये लग रहा है कि जो चीज़ें हुकूमत मनवा नहीं पाई या जिन पे वो चाह रही थी कि वो अपनी टोटल अपनी मर्जी से एक 26वीं आईनी तरमीम जो मुसवदा पहले बनाया गया था, ड्राफ्ट शेयर किया गया था, जो चीज़ें रह गई हैं उन्हीं को अब 27वीं आईनी तरमीम में लेकर आना है। अगर ऐसा सोच भी रही है गवर्नमेंट, तो उस वक्त जब मौलाना नहीं माने, 2 महीने लग गए उनको बनाते, तो अब किस तरह से मान लेंगे। और मौलाना साहब ने तो अब एकदम से जो अपना स्टांस चेंज किया उसको भी कैसे देख रहे हैं। वो कह रहे हैं जी मुस्ताफ़ी हो, इनका ये मैंडेट जो है इनको मिला नहीं था, और जिस तरह के उनके बयानात इस वक्त सामने आ रहे हैं, तो ये 27वीं आईनी तरमीम इसका पास होना तो दूर की बात, इसको अभी किस तरह से देख रहे हैं आगे तक लेकर चलना। देखिए, पहले मैं आपके जो दूसरा पार्ट है उसका जवाब दे दूं कि मौलाना साहब, मैं टीवी पर आज देख रहा था और टीवी वालों ने भी वही पार्ट उनका निकाला कि उन्होंने कहा कि ये जो 26वीं तरमीम है ये डेमोक्रेसी के लिए बड़ी ज़बरदस्त है, और उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त है डेमोक्रेसी और उसको मजबूत करने के लिए। साथ में उन्होंने कहा कि हमारे जो कौमी अदारे हैं
और हमारी जो वो हैं वो उनकी सालमियत जो है उस पर भी बड़ा उन्होंने उनकी तारीफ़ की। तो ये बात ऐसा तासुर उभरा कि बातें बहुत सी तय हो गई हैं जिनके साथ जिससे उनकी नाराज़गी थी। अब आ गई बात आपकी कि ये कल भी टॉक शो में ये चीज़ चलते रही और कि मौलाना अगर नहीं होते हैं तो कोई नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। गवर्नमेंट मुझे कंफर्टेबल नज़र आती है कि वो अपने तौर पर पीपल्स पार्टी और जिस तरीके से जो वो आज़ाद अरकान 4 या 5 थे जो हिमायत याफ्ता थे पीटीआई के, उन्होंने भी वोट किया उनको, तो ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जो है कंफर्टेबल है। ये बात आपकी मुझे दुरुस्त लगती है। दानिश साहब अभी कह रहे थे ये बिल्कुल कि कुछ चीज़ें रह गई हैं, उजलत में भी हो सकता है और बाद में भी, उस वक्त शायद उन्होंने नहीं किया, बाद में अभी वो करना चाहते हैं। जिस तरह से मामला फंसा हुआ था, जिस तरह वो मना रहे थे 1 महीने पहले, अगर आपको याद होगा कि मौलाना साहब ने उनको मनाया कि भाई मैं साथ दे दूंगा लेकिन इस वक्त शायद मौका नहीं है, पीटीआई को भी मैं राज़ी कर लूँगा, एकदम से नहीं, आप मौका दें, मैं बिल्कुल साथ दे दूँगा। 1 महीने इन्होंने डिले करके उसको, मौलाना साहब ने वही रोल प्ले किया जिस पे जो है वो जाहिर है सोशल मीडिया पे जो हो रहा है या जो भी है लोग उनको कह रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही मुफीद ये साबित होगा 26वीं 27वीं। मेरा अपना ख्याल यही है कि वो मैनेज कर लेंगे और जिस तरह कंफर्टेबल और जिनके जो उनके गुजरा हैं गवर्नमेंट के, जिस तरह वो कंफर्टेबल हैं और जिस तरह से दिखाई देते हैं कि वो तो ऐसा लगता है कि वो इनकी हालत नहीं है जो 1 महीने पहले थी या ये 26वीं आईनी तरमीम से पहले, मंजूरी से पहले या इंट्रोड्यूस करने से पहले थी, अब वो नहीं है। जी ठीक है शाह साहब, आपकी जानिब आ रहे हैं, आप किस तरह से सारे मामले को देख रहे हैं? एक और पॉइंट इसमें ऐड कर दीजिएगा, ये भी कहा जा रहा है 27वीं आईनी तरमीम में जो सीनियरिटी लिस्ट है उसमें भी कुछ चेंजेस लाई जाएंगी। चूँकि हम देख रहे हैं कि मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब, इनको लेकर PMLN के कुछ रहनुमा हैं वो ट्वीट्स भी कर रहे हैं कि जी इनको तो असाइड हो जाना चाहिए, जिस तरह से 2 सीनियर जज थे और तीसरा जज जो हमारे थे जस्टिस याहिया आफरीदी साहब, उनको CJ जब बनाया गया तो वो ये ऐसा लग रहा है कि वो इन जजेस की एग्जिस्टेंस भी नहीं चाह रहे, अब ऐसा तासुर मिल रहा है। तो अब ये जो सीनियरिटी वाली मामलात हैं ये भी इसमें आपको नज़र आएंगे, आपका इस पर तज्जिया? शुक्रिया अमना। मेरे ख्याल बहुत सारी बातें डॉक्टर साहब, एहतशाम साहब और शहजाद साहब ने कर ली। मैं मौलाना साहब से शुरू करूँगा। हम क्यों अज्यूम करते हैं कि मौलाना साहब ने उस 26वीं आइनी तरमीम की सपोर्ट की और उसके ऊपर वोट किया उनके सपोर्ट में, जो कि हुकूमत चाहती थी? देखिए मौलाना साहब ने बड़ा क्लियर कह दिया और ये बात हकीकत भी है कि जो 26वीं आइनी तरमीम में हुकूमत चाहती थी इत्तेहादी जमातें PDM की, वो नहीं हो सका। इसमें आपके मिलिट्री कोर्ट्स की बात थी, वो मौलाना उस पर नहीं माने। इस पर आप देखें आइनी अदालत की बात थी, वो मौलाना नहीं माने बल्कि बेंच पे चले गए। फिर इसके बाद बिल्कुल सीनियरिटी के ऊपर कमेटी के अंदर वो चले गए और उन्होंने वोट भी नहीं किया। अब दूसरा जो मुझे इस वक्त विजिबल एक चीज़ नजर आ रही है, दूसरा मौलाना साहब को आपने दिया कुछ नहीं है, ये तो बिल्कुल विजिबल सी चीज़ है। क्या मौलाना साहब को इस तमाम एक्सरसाइज से हासिल हुआ? 2 इसमें ऑप्शंस नज़र आ रही हैं, या तो मौलाना साहब को प्रेशराइज़ किया गया या मौलाना साहब को कोई नया लंबा वादा किया गया। लेकिन जिस वक्त आप देखिए, जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जब बैरिस्टर गौहर ने इनकार किया, उस वक्त मौलाना साहब का चेहरा आप देख सकते थे कि वो देखने वाला था, इसमें कोई शक नहीं थी। उन्होंने कहते हैं बमौजब मजबूरी जो है इस अमेंडमेंट की सपोर्ट की। बहरहाल वो एक पेज पे थे PTI के साथ और फिर वो एक पेज पे थे पीपल्स पार्टी के साथ और पीपल्स पार्टी एक पेज पे थी PMLN के साथ। मैं उस दिन भी ये बात करता, ये तमाम जब एक पेज पे थे तो जाहिर बात है उन्होंने इस वक्त को निकालना था और उनका मेन मकसद ये था कि जस्टिस मंसूर अली शाह को आप पीछे करें और आपने याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस बना दिया। दूसरा जो सेटबैक गवर्नमेंट को हुआ, अगर वो आइनी अदालत बना रहे थे और काजी फायज ईसा साहब ने दरमियान में उन्होंने फ्लाईओवर करके जाके टेम्पल ज्वाइन कर लिया, तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल में ये वो सेटबैक भी उनको नज़र आ रहा है। तीसरा जो अहम नुकता मुझे दिख रहा है उसमें वो इम्पोर्टेंट ये है कि याहिया अफरीदी साहब को आप मिसकैलकुलेट ना करें। बहैसियत हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हमारी अक्सर उनसे मुलाकात होती रही थी और बड़े ओपन और वाइब्रेंट किस्म के जज थे और मेरे ख्याल में वो बाकी चीज़ें जो अपनी जगह पे जुडिशरी का जो एक साख है
जो डूबी हुई थी, मेरे ख्याल में उसको रिवाइव करने में वो एक बड़ा अहम किरदार अदा करे। जुडिशल एक्टिविज्म अपनी जगह पर, अगर आपने तमाम कमेटी ने इंडोर्स किया कि वो एक जो है वो गैर जानिबदार जज हैं और गैर जानिबदार चीफ जस्टिस है, तो उन्हें करने दीजिए फैसले, फिर प्रॉब्लम क्या है आपको। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त हुकूमत की परेशानी एक ये नज़र आ रही है। दूसरा मैं आ रहा हूँ मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर। मुझे ये बताइएगा, मिलिट्री कोर्ट्स आप बना भी लें, आप एक खबर भी आपको दे दूं, मिलिट्री कोर्ट्स ने 2 हार्डकोर दहशतगर्दों को सजाए मौत दी, ठीक है जी, और बाद में आपने प्रेसिडेंट आरिफ अल्फी ने उनको जो है किसी के कहने पे, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहरहाल साबिक जो हमारे मुक़्तदर हलकों के बड़े थे, उनके कहने के ऊपर उनको जो है बाकायदा उनकी सज़ा माफ़ की। और वो लोग जो कि ओपनली मानते रहे ना, उनको आपकी मुल्क की अदालतें जो है ना उस सज़ा को इंडोर्स कर सकी, बल्कि उनको रिलीफ दिया। अब सोचने वाली बात है कि आप दोबारा मिलिट्री कोर्ट्स बनाने, क्या इंटेंशन क्या, बन जाए चले। लेकिन इंपॉर्टेंट देखें ये है कि इस तमाम एक्सरसाइज के अंदर आपका मुल्क डैमेज हो रहा है। और अब जो कल हम लोग बड़े खुश हो रहे थे ना कि जी वो बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया, 26वीं आईनी तरमीम हो गया, आज हम सारे बैठ के उसके अंदर फिर वही निकाल रहे हैं कि गलतियाँ थी। पहला तो ये सवाल है, डॉक्टर साहब ने कहा कि जी 5 लोग शामिल थे इस आईनी तरमीम को लिखने में, क्या उनसे हमने कभी पूछा है कि वाकई यार आप लोगों ने ये लिखी है आईनी तरमीम, आपका इसमें कोई रोल है कि नहीं, बस आपने भी खाली दस्तखत मारे हैं। सबसे अहम सवाल ये है, अगर आपने वाकई मुल्क के अंदर वाकई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लानी है, तो आपके मुल्क के बहुत बड़े बड़े कानूनदान मौजूद हैं जो आज एतराज़ात करें, जो आज चीज़ें निकाल रही हैं, आप इनको एक पेज पे ले लेना, आपको जल्दी क्या है, बुला लें अब तमाम मुल्क के माहिरीन को बिठाएं और उनको कहें कि जी मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या तब्दीली होनी चाहिए। फिर तो आप इलेक्शन लॉज के अंदर भी तब्दीली करें। आप फिर क्या बिलावल भुट्टो साहब चाहेंगे कि उनकी पार्टी के अंदर जो है वो जमहूरियत हो? क्या मियाँ साहब चाहेंगे कि उनकी पार्टी के अंदर जमहूरियत हो? क्या इमरान खान साहब चाहेंगे कि उनकी पार्टी के अंदर जमहूरियत हो? इनमें से कोई शख्स ऐसा नहीं है जो ये चाहता है कि वाकई जो मुल्क के अंदर जमहूरियत चाहते हो वो अपने निज़ाम के अंदर हो। क्या आपका ये इलेक्टोरल प्रोसेस जायज़ है? जिस तरीके से आपके सेनेट और कौमी असम्बलियों के इलेक्शन होते हैं, क्या ये इसके अंदर अमेंडमेंट नहीं होनी चाहिए? मेरे ख्याल में अगर मुल्क के जो कहते हैं ना कि कानूनदान तबका जो है वो मुल्क की भलाई चाहती है, तो उनको आना चाहिए ना एक ड्राफ्ट के साथ। आपकी बार्स मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट है, लोकल बार्स हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट बार्स हैं आपकी, तो ये लोग क्यों एक फार्मूला लेके नहीं आते कि मुल्क के कानून के अंदर ये तब्दीलियां होनी चाहिए? देखिए आपने ये तमाम चीजें करनी है अशराफिया के कहते हैं ना उनकी बादशाहत को दवाम देने के लिए, तो इसमें तो फिर कोई बात है नहीं, हम डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि मुल्क उनकी मर्जी से चले और वो पपेट हुकूमत चलती रहे इस मुल्क के अंदर, पपेट शैम डेमोक्रेसी के नाम पे। गेम है जी, बिल्कुल ठीक है। हमारा मुल्क किस तबाही के हाल में चले, यहाँ खैबर पख्तूनख्वा इनमें मामला को देखना पड़ेगा कि नहीं। एक आखिरी बात, आप इस सूबे के बड़े एक आखिरी बात आमना, इस सूबे के अंदर इतने मुश्किल हालात हैं कि आप रात को शाम के बाद बाहर नहीं निकल सकते। यहाँ हमारी फेडरल गवर्नमेंट भी सोई है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी सोई हुई है। हम तो मतलब है, आप जाके देखें सदर्न डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो क्या रहा है, हम बात क्यों नहीं करते? बड़े चैलेंजेस को साइड करके ठीक है बैठ के तकरीर कर लेता है, लेकिन उसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारे हुक्मरान है उनकी जो इस वक्त प्रायोरिटी डिफरेंट नजर आ रही है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और हम स्टोरीज पर बात करेंगे। वेलकम बैक। दुनिया पर तीसरी आलमी जंग के काले साए मंडलाते दिखाई दे रहे हैं। 1 साल कबल गजा में शुरू होने वाली जंग के शोले शाम, लेबनान, यमन और अब ईरान को भी अपनी लपेट में ले रहे हैं। 42,000 से ज़ायद मासूम फ़लस्तीनियों को शहीद करने के बावजूद इसराइल का जंगी जुनून ख़त्म नहीं हो रहा और अमरीकी हिमायत से मुसलसल ईरान को टारगेट किया जा रहा है। ये एस्केलेशन हम देख रहे हैं कि बढ़ती जा रही है, जबकि ईरान भी जवाबी कार्रवाई में पीछे नहीं है। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बगाई ने वाज़ेह कर दिया है कि ईरान में फ़ौजी अहदाफ पर इसराइल के हमले का जवाब देने के लिए तेहरान हर मुमकिन सोर्स इस्तेमाल करेगा। इस कशीदगी पर पाकिस्तान, सऊदी अरब, मलेशिया और बाज़ दूसरे ममालिक ने इजरायली हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए इन्हें ईरान की इलाकाई खुद मुख्तारी, बैनुल अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की मुजरिमाना खिलाफ वर्जी करार दे दिया है। सोचने वाली बात यह कि इजराइल ईरान तनाज़ा पूरे मिडल ईस्ट को आग लगा देगा, जिसका नतीजा 3rd वर्ल्ड वॉर का बायस बन सकता है। लेकिन इस पर अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं किया जा रहा या इजराइल को इसमें कि लगाम क्यों नहीं डाला जा रहा? इस तनाज़े के पाकिस्तान पर क्या असरात हो सकते हैं, क्योंकि ईरान हमारा हमसाया मुल्क है। मैं शहजाद साहब आपसे इस सवाल का जवाब लूँगी सबसे पहले। देखिए हम ना अगर आप उसको देखें, इस वक्त तो पूरी दुनिया इस पे उसकी तवज्जो है। अमेरिका असला भी दे रहा है, लेकिन असला अब साथ में इसराइल को तंबी भी कर रहा है कि आपने ईरानियन जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है या कोई उसकी जो भी
एनरिचमेंट उनकी जो साइट्स हैं उनको आपने वो नहीं करना, उनके तेल के जो साइट्स हैं उधर भी आपने अटैक नहीं करना उसको। यही वजह है, वरना सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इजरायली उसको नुकसान पहुंचाने के लिए कम से कम ऑयल के जो उनकी फैसिलिटीज़ हैं और इंस्टॉलेशन है उस पर ज़रूर अटैक करेगा। एक वो कहते हैं ना कि दो मकासद हो सकते हैं इसराइल के। एक तो वो बार बार कह रहा है कि जी मैं अगर कुछ ये किया गया तो मैं न्यूक्लियर जो हमारी कैपेबिलिटी है उसको भी इस्तेमाल करने से बाज नहीं होगा। स्पेकुलेशन ये है कि ईरान ने जो है वो न्यूक्लियर जो फैसिलिटी है या न्यूक्लियर जो आपके वेपन्स हैं वो डेवलप कर ली और बार बार उनको भी जो है वो छेड़ा जा रहा है कि वो आप देखें कि ईरानी बिल्कुल खामोश है। बार बार उनको कहा जा रहा है, पूछ रहे हैं उनसे, वो बिल्कुल खामोश हैं कि वो कोई इस्तेमाल करेंगे। वो इसराइली जो है उनकी एक टेल अवीव सैमसन एक ऑप्शन है उनकी, जो उनके बार बार वुज़रा कहते रहे हैं, बार बार कहते रहे हैं, वो यही है। सैमसन को अपने वो मजहबी उस बार से वो कहते हैं कि वो उनके वो जो मुखालिफिन के जो किला था उसमें जाके उस पिलर्स को उसने उखाड़ फेंका, खुद भी मर गया और सबको उसको तबाह भी कर दिया। तो वो ये कहते हैं कि ये हमारी आखिरी ऑप्शन है कि अगर हम देख रहे हैं कि कुछ होगा तो फिर ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं, न्यूक्लियर जो हमारी एक डिफरेंस है वो हम इस्तेमाल करेंगे। ईरान के लिए भी ये है और ईरान ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा। आ गई बात उसकी कि किस तरीके से एक और जो है माहिरीन ये कहते हैं कि तमाम कुछ ईरान इतना फैला दिया उसने इजराइल ने कि लेबनान तक अपने सवार को ले गया और उसको काफ़ी तबाह कर दिया, गाजा को, और अब उसने ईरान को भी लपेट में ले लिया। अब ईरान को लपेट, ईरान लेबनान नहीं है, ईरान आपका गाजा नहीं है। अब यहाँ ईरान जरूर, और ईरान की हैरत है उनकी जो मिसाइल जो और डिफेंस की जो उनकी वो है, वो माहिरीन खुद भी हैरान है, दुनिया को उसने काफ़ी हैरतज़दा कर दिया कि उनके पास भी जो सिस्टम है वो भी काफ़ी वो है। अब पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे? पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान तो ये देखेगा कि इसराइल का मुतल्लिक तो पाकिस्तान की वाज़ेह एक पॉलिसी है, लेकिन असरात ज़रूर उसके होंगे। और आपने एक इशारतन ये बात की कि तीसरी वर्ल्ड वार, और अल्लाह ना करे लेकिन इस हालत तक नेतन्याहू तो इतना पागल हो गया है कि वो शायद वो तो उसने जनरल असेंबली में कहा डिफेंस के लिए मैं वो कर गुजरूंगा, दुनिया भी हैरान हो जाएगी और हमें पूरा राइट है। और ये तीसरी वर्ल्ड वॉर की बात हम नहीं करें, ब्रिक्स ममालिक जिनका भी समिट भी हुआ है उसमें भी ये बात की गई। डॉक्टर साहब किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, ये मेरा तज़िया थोड़ा सा इसमें मुख्तलिफ है इस लिहाज से कि लड़ाई बढ़ती उस वक्त है जब ताकत का तवाज़ुन दोनों तरफ हो। लेकिन अगर ताकत का तवाज़ुन एक तरफ हो और एक मुल्क जो है इसको अपना OIC 57 ममालिक इस्लामी जो है वो सपोर्ट ना कर रहे हों, और दूसरा इज़राइल जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल्स की करारदाद को, जो कि 15 ममालिक हैं, ताकतवर तरीन ममालिक हैं, किसी की ज़रूरत नहीं है कि उसके फ़ैसलों को रद्द कर सके, इज़राइल उठा के फेंक देता है। उसके पीछे वजूहात है इसलिए कि इज़राइल को सपोर्ट हासिल है अमेरिका की, इसके अलावा कई यूरोपियन कंट्रीज़ की, कई अहम तरीन ममालिक की, इवन कई अरब कंट्रीज़ की भी सपोर्ट है। अब मुझे ये बताइए कि आप ईरान की बात कर रही हैं, ईरान और इज़राइल की फ़ौजी ताकत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसके पास जदीद टेक्नोलॉजी है, जदीद असला है, जदीद चीज़ें हैं, सब चीज़ जदीद है। और यहाँ एक ईरान बेचारा बड़ी मुश्किल से उसने मिसाइल ये किए हैं और उसके बाद भी सैंक्शंस लगी रही है और उसको पीछे से कोई सपोर्ट नहीं है। अब जैसे रशिया है, कहा जाता है कि जी सपोर्ट करेगा, चाइना है सपोर्ट करेगा, लेकिन ये लोग सब मफादात के ममालिक होते हैं, ये अपना अपना फ़ायदा देखते हैं। अगर फ़ायदा नहीं है तो फिर गज़ा के अंदर जिस तरीके से वहाँ पे शहीद किया जा रहा है बच्चों को, मर्दों को, औरतों को, और वहाँ पर जो है वो आप नस्ल कुशी कर रहे हैं, दुनिया के अवाम चीख रही है, इवन कि यहूदी उस पर निकल के बात कर रहे हैं, लेकिन इज़राइल कौन काबू कर सका? वो जब चाहता है आता है, 1000 अफराद मारता है, 70,000 हो जाते हैं, फिर 1 लाख हो जाते हैं, रेगुलर मार रहे हैं ना। और आप उसका क्या मुकाबला कर रहे हैं? वो 2-3 ऑर्गेनाइजेशन है, हमास कभी कभी फायर कर देती है। ईरान ने चले
किया। ईरान के पास ईरान के पास अच्छे मिसाइल्स हैं, उसने बनाया है, मेहनत किया है, लेकिन उसका मुकाबला आप इजराइल की फौजी ताकत से नहीं कर सकते। और उस वक्त जब अमेरिकन बैरी बड़ा भी आ जाता है तो यूके भी सपोर्ट करता है, तो फ्रांस भी आ जाता है, तो जर्मनी भी आ जाता है। तो आप ये बताइए कि इसके साथ कौन है? क्या पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा होगा? क्या सऊदी अरब ईरान के साथ खड़ा होगा? क्या और दूसरे ममालिक ईरान के साथ? लेकिन ईरान के जो ट्रेडिंग मामलात हैं चाइना के साथ या हम रशिया के साथ देखें तो वो भी मीडिएशन का किरदार अदा नहीं करेंगे सारे मामले में? मफादात की बात है। मैं कह तो रहा हूँ ना कि अगर चाइना को ये एहसास हुआ कि ईरान के जाने से उसके ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ेगा तो वो आ जाएगा, कूद जाएगा, लेकिन बज़ाहिर तो कुछ नहीं लगता। रशिया को अगर ये पता चला कि उनके मफादात का मामला है। अब ये मुझे बताइए ना, गजा में किस तरीके से मुसलमानों को मारा जा रहा है, किस तरीके से ईरान को अभी अमेरिका ने एक थ्रेट्स दिया बड़े सही। उन्होंने कहा कि जी ईरान का जो मिसाइल, क्योंकि खटक रहा है ना पाकिस्तान का मिसाइल और ईरान के अंदर जो मिसाइली सलाहियत थी, एटमी सलाहियत है, इसमें कोई शक नहीं है कि इसराइल भी एटमी कुव्वत हो चुका है और ईरान भी एटमी कुव्वत हो चुका है। लेकिन डिक्लेयर की बात आती है, लेकिन जो अहदाफ वो ये चाहता है अमेरिका कि जी ईरान जो है उसका जो एटमी सिलसिला है वो ख़त्म किया जाए और वो किसी भी वक्त इसराइल के ज़रिए उसको, और उनके पास जदीद असला है। आपने देखा नहीं किस तरह हानिया को मार दिया, किस तरह मार दिया है। तो आप ईरान जो है वो जो हरीफ है वो बहुत हम देख रहे हैं ताकतवर है। बिल्कुल ठीक है। और उसके पीछे कोई नहीं खड़ा है, तो मुकाबला और थर्ड वर्ल्ड उस वक्त होता है, जंग दुनिया में जंगें उस वक्त फैलती है जब मुकाबले का हो। इसे बेचारे को मारेंगे और पानी भी नहीं देंगे और हम और आप इसको सपोर्ट भी नहीं करेंगे। जी शाह साहब। बिल्कुल मैं डॉक्टर साहब से इत्तेफाक करूंगा और उसमें मेरे ख्याल में देखें इस वक्त इसराइल की जंग नहीं है। अमेरिका बिल्कुल शायद वो फिज़िकली और कहते हैं डिप्लोमेटिक सपोर्ट के साथ साथ मटीरियलिस्टिक सपोर्ट के लिए भी खड़ा है। लेकिन मेरे जहन में एक चीज़ आ रही है, देखें सऊदी अरब की जो कंडमनेशन है, अब एक चीज़ ज़रूर होगी, अगर ईरान तबाह होता है, चले फॉर एग्जाम्पल गॉड फॉरबिड हम एज्यूम करते हैं, तो आपके ख्याल से इराक़ के अंदर जो कुछ होता रहा, तो इराक़ में जो रिएक्शन हुआ वो आपने देखा, आपके तमाम मिडल ईस्टर्न जो ममालिक है वो उनके टारगेट पे रहे। अब जाहिर बात है कि डिफेंस सिस्टम इसराइल का तो बड़ा मजबूत है, लेकिन कतर का तो नहीं है, सऊदी अरेबिया का तो नहीं है। आप देखेंगे कि अगर ईरान इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट अगर हिट होता है, उसको कोई ज़्यादा तबाही होती है, तो मेरे ख्याल में वो रिटेलिएट करेगा, उसके पास दूसरी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो मेरे ख्याल में उसकी जो कमांड एंड कंट्रोल है वो भी नहीं चाहेगी कि इराक़ की तरह उनके हालात भी और उनके जो है ना वो सुप्रीम लीडर को फांसी दी जाए। दूसरा, बिल्कुल अमेरिका एक लिहाज से ये समझता हूँ इसराइल भी टेस्ट कर रहा है ईरान के नर्व्स को कि वो किस हद तक जाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है यूनाइटेड नेशंस की, मैं ये समझ रहा हूँ कि यूनाइटेड नेशंस की पैट्रोनाइजेशन के अंदर न सिर्फ गजा के अंदर इसराइली एक्सटेंशन प्लान पे अमल हो रहा है, बल्कि लेबनान के अंदर भी है, आप सीरिया के अंदर भी है। अब चलिए ये बताएं, एज्यूम करते हैं कि आप हर जगह पे बमबारी कर रहे हो और आपको कोई कुछ नहीं कह रहा, तो इस वक्त मतलब ये हुआ कि यूनाइटेड नेशंस अपनी वो अहमियत भी खो चुका है और शायद मेरे ख्याल में एक रिडेंडेंट इदारा है। दूसरी तरफ ब्रिक्स की आपने बात की, बेशक वहाँ हमने एक जॉइंट करेंसी की, उन्होंने एक सिंबॉलिक बात की कि करेंसी हो सकती है, हम एक नए फोरम पे जा सकते हैं, डॉलर से अपने आप को छुड़ा सकते हैं, और इवन शायद विद इन कहते हैं ना कि विद इन वो पैरा ये बात भी हुई कि यूनाइटेड नेशंस का जो रिडेंटल सिस्टम है उसके हट के हम अपना एक पैरेलल सिस्टम बनाएं। लेकिन वो होगा कैसे, मेरे ख्याल में एक बड़ी कहानी है। उस वक्त तक जब तक अमेरिका और उसके यूरोपियन इत्तेहादी अगर इसराइल के साथ है, मुसलमानों का जेनोसाइड चलता रहेगा और आप डर रहे गजा और हमास की बात करें, मुझे तो ये खदशा लाहक है कि कहीं कल ईरान हो और उसके बाद पाकिस्तान भी कहीं दूर नहीं है। ये आप इस बात को खारिज इम्कान नहीं करेंगे, क्योंकि जो एक्सपेंशन प्लान है ज़ायनिस्ट लॉबी का, उसके आगे कोई चीज़ नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने मेरे ख्याल में करना है अनटिल अनलेस आप उनको रोके। अब वक्त की कमी में एहतशाम साहब को जाने जाऊँगी। एहतशाम साहब, लेकिन जंग तो पूरे खित्ते के मफाद में नहीं है। सारे मामला अगर देखे जाएं तो इस वक्त डी एस्केलेशन की, क्योंकि मामला तो बड़े, ईरान भी कह रहा है कि हम जवाब का हक रखते हैं और अब फिर वो प्लान करें इस हवाले से, तो डी एस्केलेशन के लिए कौन कौन से ममालिक इस वक्त किरदार निभा सकते हैं सही मानों में? जी देखिए, हम ना दो चीज़ें हैं, अब टाइम बड़ा कम है, आखिर में आपने मुझे कहा है बोलने के लिए। देखें, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि हमारे लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी अगर खुदा ना खास्ता अगर ईरान ये कहता है कि जी हम बदला लेंगे और फौरी तौर पे लेंगे। उन्होंने कहा कि जी खुमैनी जो रहबर हैं बड़े, उन्होंने कहा जी हम हक़ रखते हैं बदला लेने का। इसका मतलब है सेंस प्रिवेल कर गई, उन्हें भी अंदाज़ा हो गया कि बड़ा मुश्किल होगा। जैसे बताया जा रहा है अमेरिका यूरोपियन यूनियन के साथ खड़ी है, तो कभी भी कुछ नहीं करेंगे हमारे लिए।
अब सवाल ये कि पाकिस्तान अगर इस लपेट में आता है तो ज़ाहिर है हमें बहुत नुकसान होगा। वैसे भी आप देख लें, डे 1 से उन्होंने मार्क किया हुआ है हिंदुस्तान, वो जिस तरीके के हम लोगों ने बयान दिए हैं, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में गए हैं, तो वो तो वही समझते हैं कि जी न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान उनके लिए ख़तरा है, इसराइल के लिए, तो वो तो ये करेंगे। लेकिन अच्छी बात है फॉर द टाइम बीइंग मामला टल गया। लेकिन मैं आपको बताऊँ आमना, ये जो कहा जा रहा है कि जंग में कूदेंगे, चाइना और रशिया कभी भी नहीं कूदेंगे। देखिए उनको अंदाज़ा है अमरीकी माइट अभी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बावजूद इसके कि दो बड़ी ताकतें हैं, लेकिन लड़ाई में कभी भी उस तरफ नहीं जाएंगे। अभी यूक्रेन में जिस तरह लड़ाई हो रही है, पुतिन को फंसा दिया गया। पुतिन एक चीज़ है कि डेस्परेशन में वो कहते हैं कि मैं एटम बम भी इस्तेमाल करूँगा, और अमेरिका ने असला तो दे दिया, F-16 भी दे दिए, यूक्रेन को बड़ा ज़बरदस्त हथियार भी दे दिए, लेकिन उनको कहा है कि आप रूस के अंदर जाके हमले नहीं करेंगे। उनको अंदाज़ा ऐसा किया तो वो यूरोपियन यूनियन पे हमला करेगा। तो मेरा ख्याल है फिलहाल तो अमेरिका ने ट्रैप किया है पुतिन को, और पुतिन साहब फंस गए हैं। जो कह रहे थे कि मैं फ्यू वीक्स में मैं कब्जा करके आ जाऊँगा, वो नहीं हुआ। अब ये जंग आगे बढ़ती है, कितनी बढ़ती है, तो अमेरिकन तो बहुत दूर बैठे हैं, 10,000 दूर बैठे हैं, वो तो ऑप्शन डिफरेंट लेते रहेंगे। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ये बड़े कॉन्फ्लिक्ट की तरफ मामला जाता है किसी स्टेज पे, तो वो भी अमेरिका भी पे भुगत सकता है, क्योंकि बरुल लाजमी मिसाइल जो हैं और एटमी असला अमेरिका और चाइना का वो भी है। लेकिन मेरा ख्याल है वो सारे अवॉइड करेंगे कि उस लड़ाई तक ना जाया जाए जिसके खतरात सबके लिए हों। लेकिन हमारे लिए बड़ी मुश्किल होगी अगर ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ईरान के साथ होता है, तो मेरा ख्याल है इसको अवॉइड करना ही बेहतर है। बेहतर होगा, ये जंग ना ही हो तो बेहतर है हमारे कॉन्टेक्स्ट में। तो ये ठीक है जी, मैं तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करूंगी, और आखिर में जाते आप आपके साथ ये शेयर कर लें इस एक ऐसी बीमारी के बारे में जो हमारे मुस्तकबिल, हमारे बच्चों को मफलूज कर रही है। गुज़श्ता 2-3 रोज़ में पोलियो के 6 नए केसेस सामने आ चुके हैं। इसी तरह रवां बरस अब तक मुल्क में पोलियो केसेस की तादाद 39 से ज़ायद हो चुकी है, जिनमें से 20 बलूचिस्तान, 12 सिंध और 6 खैबर पख्तूनख्वा, और एक केस पंजाब और इस्लामाबाद से रिपोर्ट हुए। ये तादाद 4 बरस में सबसे ज़्यादा है। अदादो शुमार ये बताते हैं कि 2023 में 6 पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए हैं, 2022 में 3 और 2021 में सिर्फ 1 केस रिपोर्ट हुआ था। रवा साल अब तक 400 से ज़ायद माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया है। पोलियो फ्री पाकिस्तान का ख्वाब कब और कैसे पूरा होगा, ये सवाल तो अपनी जगह पर कायम है। लेकिन आज से मुल्क भर में साल की तीसरी पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया है, जो 3 नवंबर तक जारी रहेगी। हमारी इस प्लेटफॉर्म से वालिदैन से ये गुजारिश है कि अपने 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाए जाएं। आपकी छोटी सी कोशिश आपके बच्चे का मुस्तकबिल तार जा सकती है, बड़ी तब्दीली का बायस बन सकती है। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।